लाइव हुआ जी। पहले से कर क्या रहा था जी तुम लोग? क्लास लगा करके नहीं रखता? सब आगल पागल यही है लगता है। कमेंट दो। हेलो, चलिए। क्लास तो हो ही रहा है, क्लास कैसे नहीं हो रहा है? तो यही है, ऑनलाइन क्लास हो रहा है। बताइए सब लोग, दिखाई सुनाई दे रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं आपको? बताइए लोग, दिखाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहे हैं हम आपको? चेक करो, ये लड़का चल रहा है आवाज और ठीक है? यहाँ पे कमेंट का है ना, आगे बढ़ रहा है। चलिए, दिखाई सुनाई दे ना रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज थोड़ा ऑफलाइन नहीं हुआ, ऑनलाइन ही हो रहा है। थोड़ा पहुंचने में हमको देरी हो जाता वहां पे, इसी वजह से जो है हम जहां भी हैं वहां से जो है आपका ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो आ जाइए। आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं। तो सब चीज ठीक है ना? पढ़ाना शुरू करें ना? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ना खत्म कर दिए थे क्लास में, तो हम अनाउंसमेंट करवा दिए थे कि आज जो है आप लोग जाइए ऑनलाइन ही क्लास कर लीजिए। अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली जो है आपको राष्ट्रीय आंदोलन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। पढ़ाए ना? ओह, टेलीग्राम पे मैसेज किया जी क्लास का? टेलीग्राम पे बोलो क्लास का मैसेज कर देगा। टेलीग्राम पे बोलो क्लास का मैसेज कर देगा। चलिए, तो बताइए, एक बात बताइए, पिछले क्लास में हाँ 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 लौटा दिया गया। थोड़ा हमको क्लास आने में वहां पर लेट हो जाता है इसी वजह से, ठीक है, और कोई बात ना है। मैसेज डलवाया टेलीग्राम पे जी? बोल दिए हैं। तो लास्ट क्लास में आप हमको ये बात बताइए, लास्ट क्लास में अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ना खत्म कर दिए थे। केमिस्ट्री का क्लास तो कल से ही शुरू हो गया है, कल से ही केमिस्ट्री का क्लास जो है शुरू हुआ है। कल से ही केमिस्ट्री का क्लास जो है शुरू हम करवाए हैं। कल से ही केमिस्ट्री का क्लास आपका शुरू हुआ है। और इस बैच में जब इतिहास खत्म हो जाएगा, और अब जल्द खत्म हो जाएगा, तब आपको यही पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन खत्म हो गया था। तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन खत्म हो गया था, अब हम लोग यहां पर कांग्रेस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है। तो कांग्रेस से संबंधित कुछ जो स्टेटमेंट है
उस स्टेटमेंट को जो है हम लोग देख लेते हैं और फिर जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग। कांग्रेस से संबंधित जो है आपको कुछ स्टेटमेंट है, तो कांग्रेस से संबंधित जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को अब सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए, कांग्रेस को लेकर के कई सारे स्टेटमेंट अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। तो कांग्रेस को लेकर जो कई सारे स्टेटमेंट अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, उसी स्टेटमेंट को जो है अभी हम लोग देखेंगे। क्लास तो हो ही रहा है रोहित कुमार, क्लास कैसे नहीं हो रहा है? क्लास तो हो ही रहा है, क्लास तो हम ले ही रहे हैं। बताइए, इसी को कहा जाता है आंख रहते हुए अंधा होना। समझ गए? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? मुजरा कर रहे हैं यहां पर आकर के। बताइए, ऑनलाइन आकर के क्या कर रहे हैं? मुजरा कर रहे हैं। क्लास ही तो करवा रहे हैं हम आपका। तो समझिएगा अब। समझिए अब। आइए, अब हो गया बहुत आप लोगों का। अरे गर्म हवा दे रहा है यार। चलिए, आइए अब हटा दीजिए, कमेंट हटा दीजिए अब, नहीं तो ये सब कमेंट पढ़ाने नहीं देगा हमको। कमेंट हटा दीजिए। देखिए, अब समझिएगा। देखिए, कांग्रेस को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग स्टेटमेंट है। तो कांग्रेस को लेकर अलग अलग विद्वानों का जो अलग अलग स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको कांग्रेस का एक वर्ष में सिर्फ एक बार वार्षिक अधिवेशन होता था और कांग्रेस का एक वर्ष में सिर्फ एक बार वार्षिक अधिवेशन होता था। इसको लेकर कांग्रेस की आलोचना बाल गंगाधर तिलक ने किया है। बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को लेकर आलोचना किया है कि जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो एक वर्ष में एक बार आयोजित होता था, इसको लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने जो है कांग्रेस की आलोचना किया है। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा है कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराए तो उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जैसे मेढक की टरटराहट अगर देखी जाए तो मेढक की टरटराहट विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में आपको सुनाई पड़ेगा। विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में सुनाई पड़ेगा। अन्य ऋतुओं में मेढक की टरटराहट आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। अन्य ऋतुओं में मेढक की टरटराहट आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में जो है मेढक की टरटराहट आपको सुनाई पड़ेगा। विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में मेढक की टरटराहट आपको सुनाई पड़ेगा, वर्ष में सिर्फ एक बार। तो कांग्रेस का एक वर्ष में जो एक बार वार्षिक अधिवेशन होता था, इसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा है कि अगर हम एक वर्ष में सिर्फ एक बार मेढक की तरह टरटराए तो उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिएगा, नीचे से हेडिंग मारिएगा, कांग्रेस को लेकर विभिन्न विद्वानों का कथन। कांग्रेस को लेकर विभिन्न विद्वानों का कथन। नीचे से आप हेडिंग मारिएगा, कांग्रेस को लेकर विभिन्न विद्वानों का कथन।
नीचे से हेडिंग मारिएगा, कांग्रेस को लेकर विभिन्न विद्वानों का कथन। कांग्रेस को लेकर विभिन्न विद्वानों का कथन। अब एक नंबर में लिखिएगा, एक नंबर में लिखिएगा, एक नंबर में लिखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। एक नंबर में लिखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि, कहा है कि यदि यदि हम यदि हम यदि हम एक वर्ष में, यदि हम एक वर्ष में, एक वर्ष में सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मेढक की तरह, सिर्फ एक बार मेढक की तरह, सिर्फ एक बार मेढक की तरह टरटराए तो, सिर्फ एक बार मेढक की तरह टरटराए तो, सिर्फ एक बार मेढक की तरह टरटराए तो उससे हमें, उससे हमें, उससे हमें कुछ भी, उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसके बाद ये तो बाल गंगाधर तिलक का जो विचार था कांग्रेस को लेकर उन्होंने प्रकट किया और वो हमने आपको बतलाया। इसके बाद कांग्रेस को अगर आप शुरुआती पीरियड में पढ़ेंगे, कांग्रेस को अगर आप शुरुआती पीरियड में पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि, आप यह पाएंगे कि जो कांग्रेस है सिर्फ शिक्षित लोगों तक सीमित था, सिर्फ शिक्षित लोगों तक सीमित था, सिर्फ कांग्रेस शहर तक सीमित था, कांग्रेस सिर्फ शिक्षित लोगों तक सीमित था, कांग्रेस सिर्फ शहर तक सीमित था। तो इसको लेकर कांग्रेस की आलोचना लाला लाजपत राय ने किया है, इसको लेकर कांग्रेस की आलोचना लाला लाजपत राय ने किया है। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की आलोचना यह कह करके कहा है कि कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है वह शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेलों के समान होता है, शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान होता है, शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान होता है। मतलब कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षित भारतीय भाग ले रहे थे, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में जो सिर्फ शिक्षित लोग भाग ले रहे थे, इसी को लेकर कांग्रेस की आलोचना लाला लाजपत राय ने किया है। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा है कि कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान है। इसके बाद लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर के सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है। लाला लाजपत राय की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर के सेफ्टी बल्ब थ्योरी, सेफ्टी बल्ब थ्योरी, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर के सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर जो सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है, इस थ्योरी में लाला लाजपत राय ने यह कहा है कि जो कांग्रेस है वह
लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। सेफ्टी बल्ब थ्योरी में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर यह कहा है। मतलब लाला लाजपत राय का यह कहना था कि अंग्रेज यह चाहता था कि कोई ऐसा आंदोलन ना उठ खड़ा हो, कोई ऐसा आंदोलन ना उठ खड़ा हो जो आंदोलन अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दे, जो आंदोलन अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दे, अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दे। तो अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना भारतीयों की मनोदशा को जानने के लिए किया है। अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना भारतीयों की मनोदशा को जानने के लिए किया है। और अंग्रेज भारतीयों की मनोदशा को जानकर, अंग्रेज भारतीयों की मनोदशा को जानकर भारत में बड़े आंदोलन को होने से रोक सकता है। और इसीलिए कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने किया है। तो अब आप इसको लिख लीजिएगा। लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय ने कहा है कि 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 कांग्रेस का सम्मेलन कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के 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 राष्ट्रीय मेला के समान है। कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान है। कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान है। कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान है। कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान है। कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया है और कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। और कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है।
कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। इसके बाद आगे देखिएगा, कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता था, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सामान्य तौर पर दिसंबर माह में होता था और दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में होता था और कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों तक चलता था। कांग्रेस के सम्मेलन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का सम्मेलन जो है आपको 3 दिनों तक चलता था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों तक चलता था। तो एक अश्विनी कुमार दत्त थे। अश्विनी कुमार दत्त ने भी कांग्रेस की आलोचना की है और कांग्रेस का सम्मेलन जो सामान्य तौर पर 3 दिनों तक चलता था, उसको लेकर अश्विनी कुमार दत्त ने यह कहा है कि यह 3 दिन का तमाशा है। यह 3 दिन का क्या है? तमाशा। यह 3 दिन का क्या है? तमाशा। यह 3 दिन का तमाशा है। तो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन जो 3 दिनों तक चलता था, उसे 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है। फिर आपको एक बिपिन चंद्र पाल हुए, लाल बाल पाल, आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी है। कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा बिपिन चंद्र पाल ने दी है। देखिए, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो शुरुआती वर्षों में कांग्रेस अंग्रेजों से एक प्रकार से कहिए तो अधिकार लेने के लिए याचना किया करता था, प्रार्थना किया करता था, अनुनय विनय किया करता था। इसी को लेकर के कांग्रेस की आलोचना बिपिन चंद्र पॉल ने किया और बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के 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 वार्षिक सम्मेलन को अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा 3 दिनों का तमाशा 3 दिनों का तमाशा कहा है 3 दिनों का तमाशा कहा है 3 दिनों का तमाशा कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहकर पुकारा है। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहकर पुकारा है। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहकर पुकारा है। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहकर पुकारा है। इसके बाद एक हुए आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करें तो अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और उनकी ही रचना है आनंद मठ, जिससे वंदे मातरम लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों को लेकर के यह कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अभी देखिए ना, कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस के बहुत सारे कद्दावर नेता पद के वजह से कांग्रेस को छोड़ दिया, पद के वजह से कांग्रेस को छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि अभी के ही कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पहले के भी जो कांग्रेस के लोग थे वो पदों के भूखे थे।
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस से जुड़े लोगों को लेकर यह कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यह बात जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। यह बात आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। फिर आपको कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस की नीतियों की आलोचना अरविंद घोष ने भी किया है। देखिए, खास तौर पर कांग्रेस के भीतर जो भी उग्रवादी आंदोलन से जुड़े नेता थे, उग्रवादी आंदोलन से जुड़े थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सभी कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। और कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना की है। उनकी नीति को लेकर, कांग्रेस की जो अनुनय विनय वाली नीति है, हाथ गोर पकड़ कर काम करने वाली जो नीति है कांग्रेस की, उसी को लेकर के कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना किया है। तो अरविंद घोष ने कांग्रेस को लेकर यह कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस को लेकर के यह स्टेटमेंट अरविंद घोष ने दिया है। तो अब नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि 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 कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरविंद घोष ने कहा है कि अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से, अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की आलोचना तो भारतीयों ने किया ही, विदेशियों ने भी कांग्रेस की आलोचना की है। जैसे लॉर्ड डफरिन, देखिए 1887 ईस्वी तक, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 से 1887 तक, 1885 से 1887 तक अगर देखा जाए तो इस अवधि के दौरान तो काफी ठीक ठाक संबंध कांग्रेस के लोग और अंग्रेजों के बीच रहा। लेकिन 1887 के बाद कांग्रेस को लेकर अंग्रेजों का रुख बदलने लगा। कांग्रेस को लेकर अंग्रेजों का रुख बदलने लगा और फिर अंग्रेज कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया। तो लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी में एक आम सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या या कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। कांग्रेस अल्प जनसंख्या या कम जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाने का काम जो है आपको लॉर्ड डफरिन ने किया। फिर आपको आगे चलकर एक भारतीय वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने भी कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी किया है, कांग्रेस की आलोचना किया है।
लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो कर्जन ने कांग्रेस को लेकर यह कहा है कि कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाली है, कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके। कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके, कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके। यह बात कांग्रेस को लेकर के लॉर्ड कर्जन ने कहा है और यह स्टेटमेंट काफी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। बीपीएससी इसको 2 से 3 बार पूछ दिया है और भी अनेकों परीक्षा है जो लॉर्ड कर्जन के इस स्टेटमेंट को पूछा है। और कांग्रेस को लेकर और भी कई सारे विद्वानों ने कई सारी बातें कही है, लेकिन मुख्य तौर पर ये जो 5, 7, 10 प्रमुख स्टेटमेंट है उससे हमने आपको अवगत करवाया है। तो अब आप नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। लॉर्ड डफरिन ने लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या यानी कम जनसंख्या, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या यानी कम जनसंख्या का, कांग्रेस कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला, कांग्रेस कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला, कांग्रेस कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। कांग्रेस कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। कांग्रेस कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। कांग्रेस कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस की महल, लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस का महल, कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाला है, कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाला है, कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाला है, कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाला है। हमारी इच्छा है कि हमारी इच्छा है कि हमारी इच्छा है कि मैं हमारी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सकूं। हमारी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सकूं। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में मैं उसका साथ दे सकूं। हमारी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सकूं। चलिए, तो ये कांग्रेस को लेकर के विभिन्न विद्वानों का राय हो गया, विभिन्न विद्वानों का मत हो गया। मतलब अलग अलग प्रकार के विद्वान कांग्रेस को लेकर क्या सोचा करता था, अलग अलग प्रकार के विद्वान कांग्रेस को लेकर क्या सोचा करता था, ये उनका मत हो गया कांग्रेस को लेकर के। अब आप देखिएगा, अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं और इसी राष्ट्रीय आंदोलन में जो है देश आपका हम आजाद करवा देंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हुए ही जो है हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, सब कुछ को हम लोग पढ़ लेंगे। तो अब मेन चैप्टर भारतीय इतिहास का और सबसे महत्वपूर्ण और लगभग आप मान के चलिए लास्ट, इसके बाद भी 1-2 और चैप्टर है, लेकिन मुख्य चैप्टर आपको यही है, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन।
1885 से 1947, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। देखिए, जो भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता दिलाने को लेकर कांग्रेस अपनी स्थापना से 1947 ईस्वी तक लगातार प्रयासरत रहा और फिर अंततः 1947 ईस्वी में हमारे देश को आजादी मिली। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन का कालखंड है 1885 से 1947, इस कालखंड को बेसिकली अगर देखा जाए तो इस कालखंड को बेसिकली हम लोग तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। इस कालखंड को बेसिकली हम लोग तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और इस कालखंड को जो बेसिकली हम लोग तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक होता है उदारवादी युग। उदारवादी युग 1885 से 1905। दूसरा होता है उग्रवादी युग। दूसरा होता है उग्रवादी युग। और उग्रवादी युग की अगर हम लोग बात करें तो 1905 से 1917, 1905 से 1917, 1905 से 1917। और तीसरा होता है गांधीवादी युग या गांधी युग। तीसरा होता है गांधी युग। और गांधी युग की अगर हम बात करें तो गांधी युग का कालखंड है 1917 से 1947, 1917 से 1947 यह गांधी युग। तो सबसे पहले अब हम लोग, जैसे हम आपको यहां पर ये बनाए हैं, वैसे ही आप अपने कॉपी में इसको बनाइए। आप अगला चैप्टर हेडिंग मारिए राष्ट्रीय आंदोलन, और जैसे हमने आपको बनाया है उसी प्रकार से जो है आप इसको बनाइए। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसको बनाइए। फिर सबसे पहले हम लोग उदारवादी युग पढ़ेंगे, फिर उग्रवादी युग पढ़ेंगे और फिर गांधी युग पढ़ेंगे। उदारवादी युग और उग्रवादी युग की अगर हम लोग बात करें तो इसका कोई खास महत्व नहीं है। सबसे अधिक महत्व है तो वह आपको गांधी युग का महत्व है। गांधी युग का महत्व है तो बेसिकली जो है सबसे महत्वपूर्ण गांधी युग है। गांधी युग को तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले उदारवादी युग और उग्रवादी युग। महत्व नहीं है, थोड़ा बहुत महत्व है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इतना अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए जल्दी से। जैसे हम आपको लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना है। चलिए, आशा करते हैं आप ये लिख लिए होंगे। अब नीचे से हेडिंग मारिए उदारवादी युग। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा आप उदारवादी युग। अब नीचे से हेडिंग मारिए उदारवादी युग।
नीचे से हेडिंग मारिएगा उदारवादी युग, नीचे से हेडिंग मारिए उदारवादी युग, उदारवादी युग। नीचे से हेडिंग मारिए उदारवादी युग। नीचे से हेडिंग मारिए उदारवादी युग। अब आइएगा उदारवादी युग को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए देखिए उदारवादी युग, देखिए इस कालखंड को उदारवादी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कालखंड में जो कांग्रेस की नीतियां थी वह उदार थी, उदार थी, मतलब अनुने बिने वाली नीतियां थी, हाथ गोर पकड़ कर काम करने वाली नीतियां थी। और इस समय जरूरत था कांग्रेस को सींचने का। समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सही नीति थी। जैसे मान लिया जाए कि कोई वृक्ष है, उसको हम लगाते हैं, कोई वृक्ष है उसको हम लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको जानवरों से बचाना होता है। जानवरों से बचाने के लिए बेरी डालते हैं, फिर अधिक धूप, अधिक रासायनिक खाद, इन चीजों से हमें बचाना होता है, इन चीजों से हमें बचाना होता है। अधिक धूप भी नहीं चाहिए, अधिक रासायनिक खाद भी नहीं हो, मतलब प्रॉपर वे में चीज नए वृक्ष को मिलना चाहिए, प्रॉपर वे में चीज नए वृक्ष को मिलना चाहिए। तो आपको जो यह कालखंड था, इस समय के जो कांग्रेसी नेता थे, इस समय के कांग्रेसी नेता थे दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब इस समय के कांग्रेसी नेता थे। ये सब कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता थे। और इन लोगों ने कांग्रेस को एक प्रकार से कहिए तो सींचने का काम किया। इन लोगों ने कांग्रेस को एक प्रकार से कहिए तो सींचने का काम किया। और अंग्रेजी सरकार से अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने का इन लोगों ने प्रयास किया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इन लोगों का भी काफी योगदान रहा है, इन लोगों का भी काफी योगदान रहा है, काफी योगदान रहा है। उदारवादी नेताओं के योगदान को अगर हम लोग देखें तो उदारवादी नेताओं का योगदान क्या था समझिएगा। उदारवादी नेता, कांग्रेस के उदारवादी नेता लंदन तक गए, भारतीयों को उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से, भारतीयों को उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से कांग्रेस के उदारवादी नेता लंदन तक गए। कहा जाता है कि उदारवादी नेता लंदन जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक शाखा को लंदन में स्थापित करने का काम किया। कहा जाता है दादा भाई नेरोजी 1887 ईस्वी में लंदन गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1888 ईस्वी में लंदन गए, दादा भाई नेरोजी 1887 ईस्वी में लंदन गए। उससे पहले भी दादा भाई नेरोजी कई बार लंदन गए। दादा भाई नेरोजी अपने जीवन का
कई वर्ष लंदन में गुजारने का उन्होंने काम किया था। तो दादा भाई नेरोजी 1887 ईस्वी में लंदन गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1888 ईस्वी में लंदन गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1888 ईस्वी में लंदन गए और दोनों ने मिलकर 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शाखा लंदन में खोला। दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शाखा लंदन में खोला और दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शाखा जो लंदन में खोला उसको लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, उसको लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक पत्रिका भी निकाला। उस पत्रिका का नाम था इंडिया। उस पत्रिका का नाम था इंडिया। तो कांग्रेस के उदारवादी नेता लंदन पहुंचे। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शाखा स्थापित किया। उसको लोकप्रिय बनाने के लिए एक पत्रिका निकाला, जिस पत्रिका के माध्यम से भारतीयों को उसका राजनीतिक हक और अधिकार दिलाने को लेकर लंदन में आवाज बुलंद करने का काम कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने किया। लेकिन इन चीजों से बहुत फायदा नहीं देखने को मिल रहा था। तत्पश्चात कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने यह तय किया कि हम हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ेंगे और हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनकर सदन के भीतर भारतीयों के हक और अधिकार दिलाने को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल आप याद कीजिए। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन से चर्चा में आए और अन्ना हजारे जी को तो राजनीति से कोई बहुत ज्यादा लेना देना था नहीं। तो अन्ना हजारे के समर्थकों में अरविंद केजरीवाल थे और अरविंद केजरीवाल इस विचारधारा के थे कि सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम का विरोध करेंगे। तो उसी प्रकार से कांग्रेस के अगर उदारवादी नेताओं की हम बात करें तो कांग्रेस के उदारवादी नेता सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम का विरोध करना चाहते थे और इसी वजह से कांग्रेस के उदारवादी नेता हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ रहे थे। जैसे भारत में संसद का 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में संसद का 2 सदन, एक हाउस ऑफ कॉमन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। भारत के लोकसभा की तुलना ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से की जाती है। हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हुआ, जो चुनाव हार गया। हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय अगर देखा जाए तो प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हुआ, जो चुनाव हार गया। लेकिन आगे चलकर दादा भाई नेरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा और दादा भाई नेरोजी के विषय में कहा जाता है कि दादा भाई नेरोजी के विषय में कहा जाता है कि दादा भाई नेरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी यानी उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी को ही हिंदी में हम लोग उदारवादी पार्टी कहते हैं, उदारवादी पार्टी कहते हैं। तो दादा भाई नेरोजी की अगर हम बात करें तो दादा भाई नेरोजी 1892 में लिबरल पार्टी यानी उदारवादी पार्टी के टिकट से चुनाव फिन्सबरी क्षेत्र से लड़े और वे चुनाव जीते। और दादा भाई नेरोजी की हम बात करें तो दादा भाई नेरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय हुए। दादा भाई नेरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय हुए और दादा भाई नेरोजी 1892 से 1895 ईस्वी तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने रहे और हाउस ऑफ कॉमन में
रहते हुए उन्होंने भारतीयों के हक और अधिकार के लिए अपना आवाज बुलंद करने का काम किया, अपना आवाज बुलंद करने का काम किया। और दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने ही पहली बार 1867-68 ईस्वी में 1867-68 दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार 1867-68 ईस्वी में भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया, भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया। और उस समय भारत के लोगों का राष्ट्रीय आय 20 रुपया प्रति वर्ष हुआ करता था, 20 रुपया प्रति वर्ष हुआ करता था। और दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा जाता है कि भारत की आम आवाम को, भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर अगर किसी ने जागरूक किया है तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर अगर किसी ने जागरूक किया है तो वो दादा भाई नौरोजी है। और दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। दादा भाई नौरोजी की हम बात करें तो इन्होंने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। धन के निष्कासन, धन के निष्कासन, धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है आपको दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत अगर देखा जाए तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया है। और इस सिद्धांत के जरिए दादा भाई नौरोजी यह समझाना चाह रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत, धन के निष्कासन सिद्धांत के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी यह बतलाना चाह रहे थे किस प्रकार भारत से, भारत का धन बाहर जा रहा है लेकिन उससे भारतीयों को किसी भी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। और धन के निष्कासन का सिद्धांत देते हुए दादा भाई नौरोजी ने ही इस बात को समझाया कि किस प्रकार से भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है लेकिन उससे भारतीयों को किसी भी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, यूं तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा अनेकों पुस्तकों की रचना की गई है और उन पुस्तकों में अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी की जो यह पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसी में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, इसी में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। आपको अगर उदारवादी नेताओं में देखा जाए तो भारत की आम जनता को शुरुआती पीरियड में अगर किसी ने जागरूक किया है तो वो दादा भाई नौरोजी है। उदारवादी नेताओं का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान यही रहा है कि उदारवादी नेताओं ने आर्थिक तौर पर भारत की आम जनता को जागरूक करने का काम किया, आर्थिक तौर पर भारत की आम जनता को जागरूक करने का काम किया। उदारवादी नेताओं के दबाव के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया और उदारवादियों के दबाव के कारण ही 1895 ईस्वी में वेल्बी आयोग का गठन हुआ जो भारत की व्यय की जांच करता, भारत में होने वाले खर्च की जांच वेल्बी आयोग करता, भारत में होने वाले खर्च की जांच वेल्बी आयोग करता। वेल्बी आयोग का गठन 1895 ईस्वी में उदारवादियों की वजह से ही हो पाया है। यह सब उदारवादियों की मूलतः देन मानी जाती है, यह सब उदारवादियों की जो है मूलतः देन मानी जाती है। तो अब आप नीचे से लिखिएगा उदारवादी युग, नीचे से आप लिखिएगा उदारवादी युग, उदारवादी युग लिखिएगा। अब लिखना आप प्रारंभ कीजिए, उदारवादी युग लिखिए।
लिखिएगा। लिखिएगा। अठारह सौ पचासी से 1885 से 1885 से 1885 से 1905 के कालखंड को 1885 से 1905 के कालखंड को उदारवादी युग कहा जाता है। इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। इस कालखंड को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। इस कालखंड के इस कालखंड के प्रमुख नेता इस कालखंड के प्रमुख नेता दादा भाई नेरोजी। इस कालखंड के प्रमुख नेता दादा भाई नेरोजी, कोमा। इस कालखंड के प्रमुख नेता दादा भाई नेरोजी, कोमा। दादा भाई नेरोजी, कोमा। इस कालखंड के प्रमुख नेता दादा भाई नेरोजी, कोमा। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, कोमा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कोमा। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, कोमा। व्योमेश चंद्र बनर्जी, कोमा, कोमा।
बदरुद्दीन तैयब जी, 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 इत्यादि हुए, इत्यादि हुए, इत्यादि हुए। नीचे से अब पॉइंट वाइज लिखिएगा, तो पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो 1887 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी, 1887 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी, कोमा, कोमा, 1887 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी, कोमा नहीं, कोमा छोड़ दीजिए, 1887 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी और 1888 ईस्वी में, और 1888 ईस्वी में, और 1888 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 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 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लंदन गए, लंदन गए, लंदन गए, लंदन गए। 1887 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी और 1888 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी लंदन गए। फुल स्टॉप, लंदन गए, फुल स्टॉप। दोनों ने मिलकर, दोनों ने मिलकर, दोनों ने मिलकर, दोनों ने मिलकर 1889 ईस्वी में, दोनों ने मिलकर 1889 ईस्वी में दोनों ने मिलकर 1889 ईस्वी में, दोनों ने मिलकर 1889 ईस्वी में, दोनों ने मिलकर 1889 ईस्वी में लंदन में, लंदन में, लंदन में, लंदन में, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु, तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु, तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु, तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु 1890 ईस्वी में, 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 1890 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में इंडिया नामक पत्रिका निकाला, तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु 1890 ईस्वी में इंडिया नामक पत्रिका निकाला, तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु 1890 ईस्वी में इंडिया नामक पत्रिका निकाला, तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु 1890 ईस्वी में इंडिया नामक पत्रिका निकाला, तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु 1890 ईस्वी में इंडिया नामक पत्रिका निकाला, तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु 1890 ईस्वी में इंडिया नामक पत्रिका निकाला,
तथा इसको लोकप्रिय बनाने हेतु 1890 ईस्वी में इंडिया नामक पत्रिका निकाला। इंडिया नामक पत्रिका निकाला। इंडिया नामक पत्रिका निकाला। इंडिया नामक पत्रिका निकाला। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए। व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए जो चुनाव हार गए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए जो चुनाव हार गए। जो चुनाव हार गए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी हुआ। दादा भाई नेरोजी हुआ। दादा भाई नेरोजी हुआ जो 1892 ईस्वी में ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से, जो 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से, जो 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से, फिन्सबरी क्षेत्र से लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी से चुनाव, लिबरल पार्टी से चुनाव जीतकर, लिबरल पार्टी से चुनाव जीतकर, लिबरल पार्टी से चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। लिबरल पार्टी से चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। लिबरल पार्टी से चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। लिबरल पार्टी से चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। दादा भाई नेरोजी ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट पॉइंट। दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया है। पुस्तक की रचना किया है। पुस्तक की रचना किया है। इसी पुस्तक में उन्होंने, इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है।
इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के जरिए ही इस सिद्धांत के जरिए ही इस सिद्धांत के जरिए ही दादा भाई नेरोजी ने इस सिद्धांत के जरिए ही दादा भाई नेरोजी ने इस सिद्धांत के जरिए ही दादा भाई नेरोजी ने यह समझाया कि इस सिद्धांत के जरिए ही दादा भाई नेरोजी ने यह समझाया कि इस सिद्धांत के जरिए ही दादा भाई नेरोजी ने यह समझाया कि किस प्रकार इस सिद्धांत के जरिए ही दादा भाई नेरोजी ने यह समझाया कि किस प्रकार भारत से भारतीयों का धन बाहर जा रहा है, किस प्रकार भारत से भारतीयों का धन बाहर जा रहा है, किस प्रकार भारत से भारतीयों का धन बाहर जा रहा है, किस प्रकार भारत से भारतीयों का धन बाहर जा रहा है, किस प्रकार भारत से भारतीयों का धन बाहर जा रहा है, किस प्रकार भारत से भारतीयों का धन बाहर जा रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, फुल स्टॉप। लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने ही पहली बार 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 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने ही पहली बार 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने ही पहली बार 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने ही पहली बार 1867-68 ईस्वी में भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया है। भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया है। भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया है और यह बतलाया है कि भारत का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 20 रुपया वार्षिक था। 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 चलिए, प्रति व्यक्ति 20 रुपया वार्षिक था। चलिए कमेंट दीजिए तो यहां पे। चलिए तो बताइए
कुछ छूटा भी है? कुछ छूटा भी है? बताइए, कुछ छूटा उटा नहीं ना है? इतना आराम से तो लिखाए हैं। नो, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं छूटा है। अब जो है आप इसको अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, अभी तुरंत इसको जो है अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, और संस्थान के टेलीग्राम चैनल से जो है आप लोग जुड़े रहिएगा, संस्थान के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, क्लास चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रकार का सूचना जो है आपको दिया जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।